Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in GATE 2015 exam. Okay, so let's start. See, this is your first question. It says the expression for the equilibrium constant K equilibrium for the enzyme catalyzed reaction given below is, and you have four options. Multiple choice question है फ्रेंड्स. आपको ये जो रिएक्शन सीक्वेंसेस गिवन है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है इन चार ऑप्शन में से. ओके, सो चलिए देखते हैं. देखिए, जो आपको रिएक्शन गिवन है उसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स. फर्स्ट एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है K1 एंड बैकवर्ड का K2 गिवन है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है. देन अगेन ये रिएक्शन कर रहे हैं. यहाँ पर अगेन जो फॉरवर्ड कांस्टेंट है K3 एंड बैकवर्ड K4 एंड प्रोडक्ट बन रहा है और एंजाइम अलग हो रहा है. ये आपको रिएक्शन गिवन है. सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें K1, सो ये इक्वल हो जाएगा. अगर आप इस फर्स्ट स्टेप की बात करें जहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट, तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा ओके वो किसके इक्वल होगा. देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अपॉन K2. ओके, दोनों रेट कांस्टेंट्स का रेशो, ये होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज K1. सो देखिए, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के. इसी तरह अगर आप देखें, जो सेकंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका K3 अपॉन K4. ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट अपॉन एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट. ओके, एंड अगर आप इस होल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो वो क्या होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू P अपॉन E इंटू S. ओके, ये हो गया, आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स. ये होगा आपका सॉरी P अपॉन एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट. ये होगा कंप्लीट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, ये फर्स्ट स्टेप का, सेकंड स्टेप का, नहीं कंप्लीट रिएक्शन का. यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं कर रहे ना. अब देखिए हम क्या करें. अगर हम कर दें K1 इंटू K2, सो K1 इंटू K2 करने पर क्या होगा. देखिए, K1 क्या है आपका एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट अपॉन एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट इंटू K2 क्या है आपका प्रोडक्ट अपॉन ES. ओके, यही है. नाउ देखिए, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी टर्म्स. सो क्या बचा आपके पास K1 इंटू K2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ओके, विच इज इक्वल्स टू योर होल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देखिए, K यही था आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट, यही आया. सो K इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2. सो K इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2. यहाँ पर K क्या है आपका K इक्विलिब्रियम, जो आपसे पूछा गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. ये हो गया आपका K1 इंटू K2 के इक्वल. नाउ K1 इंटू K2 क्या है आपका. देखिए, K1 क्या था K1 अपॉन K2 इंटू K2 क्या था आपका K3 अपॉन K4. यही था आपका फ्रेंड्स. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर. पहले आपने दोनों का क्या फाइंड किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इंडिविजुअल स्टेप का आपने कंप्लीट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया. उस कंप्लीट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने दोनों से कंपेयर कर दिए इंडिविजुअल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. देन फिर फर्दर कैलकुलेशन से आपको क्या मिल गई, द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2. सो योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, इट सेज
द मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अ 0.001 मोलार जिंक सल्फेट एक्वास एट 298 केल्विन अकॉर्डिंग टू द डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ इज। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डिबाय-हैकल कांस्टेंट गिवन है 0.509 पर मोलार। ओके, आपको मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट फाइंड करना है जिंक सल्फेट का, जिसकी कंसेंट्रेशन है 0.001 मोलार एंड टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ की बात करें तो डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ क्या कहता है, आपका जो लॉग गामा होता है वो किसके इक्वल होता है, -0.509 इंटू मोड ऑफ द आयंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वैलेंसीज ऑफ द आयंस इंटू अंडर रूट ऑफ आई। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है गामा, दैट इज योर मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो उसके लिए देखिए आपको ZA पता होना चाहिए, ZB पता होना चाहिए, आई दैट इज आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं। देखिए, आपको सॉल्ट जो गिवन है जिंक सल्फेट गिवन है, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.001 मोलार। जब आप इसको डिसोसिएट करते हैं सो ये डिसोसिएट होता है आपका एक तो जिंक +2 आयन में एंड एक सल्फेट -2 आयन में। दोनों के 1 मोल है तो इनकी कंसनट्रेशन तो इतनी ही रहेगी 0.001। ये वैल्यू M1, ये वैल्यू M2। इनके Z की वैल्यू देखिए, इसकी है +2, इसकी है -2। एंड आप जब आयनिक एक्टिविटी की बात करते हैं सो I इज इक्वल टू समीशन ऑफ MI/ZI² का फॉर्मूला होता है। बहुत बार हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, हाफ इंटू देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.001 कितना होगा, 0.004। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 0.001 इज 0.004। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आई आपके पास 0.008/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.004। आई की वैल्यू आपको मिल गई। ZA की वैल्यू कितनी मिली आपको, +2 मिली। ZB की वैल्यू कितनी मिली, -2 मिली। सो आप ये सारी वैल्यूज़ क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए। सो यहाँ से लॉग गामा की वैल्यू आपको मिलेगी -0.509 इंटू मोड। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अगर इसका जो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है तो भी आपको उसकी वैल्यू क्या रखनी होती है, पॉजिटिव में रखनी होती है। ओके, मोड में हम लेते हैं इसको। सो यहाँ पे आएगा +2 इंटू -2 दैट इज़ योर 4 इंटू अंडर रूट आई, अंडर रूट 0.004। ओके, ये पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है। सो यहाँ से योर लॉग गामा विल बी -0.509 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 004 इज 0.0632 होता है। कैलकुलेटर आपको मिलता है, वहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो लॉग गामा की वैल्यू आपको मिलेगी -0.1286। सो एंटी लॉग आप लेंगे गामा का, डेट इज़ 10 की पावर। आपको पता है अगर आप लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो रिजल्ट होता है वो लॉग की पावर के जो बेस होता है उसकी पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे लॉग 10 बेस है। सो गामा इज इक्वल टू 10 की पावर -0.1286 ये हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.74। ओके फ्रेंड्स, सो योर मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट इज़ 0.74। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ आ गया होगा आपको फ्रेंड्स। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज फॉर ए गैस फेज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एट टेम्परेचर 298 केल्विन with a pre-exponential factor of 2.17 into 10 to the power per second, the entropy of activation in joule per Kelvin per mole is। MCQ टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको एक गैस फेज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर गिवन है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर गिवन है, आपको एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड करनी है जूल पर केल्विन पर मोल में। ओके, MCQ क्वेश्चन है ये, वैल्यू पुट करनी होगी। चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारे आपको गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं, दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कितना गिवन है, 2.17 इंटू 10 to the power 13 पर सेकेंड, ये गिवन है। टेम्परेचर आपको गिवन है कितना, 298 केल्विन। एंड आपके पास क्या फाइंड करनी है आपको, डेल्टा एस, ये आपको फाइंड करनी है विच इज़ योर एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए अगर हम बात करें आयरिंग इक्वेशन, देखिए फ्रेंड्स ये जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स होती है इसमें दो इक्वेशंस हम देखते हैं। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी, KR इक्वल्स टू A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA ओवर RT। ओके,
ये तो होती है कोलिजन थ्योरी। एंड एक हमारे पास आयरिंग इक्वेशन होती है, द आयरिंग इक्वेशन। आयरिंग इक्वेशन होती है आपके पास के आर इंटू के बी इंटू टी अपॉन एच डॉट ई टू द पावर माइनस डेल एच स्टार ओवर आर टी डॉट ई टू द पावर डेल एस स्टार ओवर आर। ओके, ये होती है आयरिंग इक्वेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोलिजन थ्योरी को आयरिंग इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो रहा है ये यहाँ पर कुछ टर्म से कॉमन है, उसको हम यहाँ की जो कुछ टर्म है आयरिंग इक्वेशन की उससे हम इक्वल कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ से अगर आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को देखें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी के बी इंटू टी ओवर एच ई टू द पावर डेल्टा एस स्टार ओवर आर। ये आपके आ गई है टर्म। ओके, इसको जब जस्ट आपने क्या किया, कोलिजन थ्योरी को आयरिंग इक्वेशन से कंपेयर किया है। सो ई टू द पावर माइनस ई और आर टी किसकी इक्वल हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस डेल एच ओवर आर टी के। सो यहाँ से ए इक्वल हो गया आपकी के बी इंटू टी अपॉन एच इंटू ई टू द पावर डेल्टा एस ओवर आर। ये हमने कर लिया। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें जो के बी है आपका वो तो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एंड सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ए भी गिवन है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, टी भी आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एस जो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन ये फाइंड करनी है। अब एक एक करके वैल्यू आप रखते जाइए इस फॉर्मूला में। देखिए ए कितना है आपके पास 2.17 इंटू 10 टू द पावर 13, ये ए आपको गिवन है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टेम्परेचर गिवन है आपको 298 केल्विन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, इंटू ई टू द पावर डेल्टा एस ओवर आर। नाउ देखिए, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर मिलता है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 3.48 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर डेल्टा एस ओवर आर। ओके, सो यहाँ से अगर आप इसका लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3.48, सो आपको पता है जब आप एल एन ई का पावर का कोई नेचुरल लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो रिजल्ट में आ जाती है। सो ये आपकी आ जाएगी डेल्टा एस स्टार ओवर आर नेचुरल लॉग लेने पे। ओके, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एल एन 3.48 आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। सो एल एन 3.48 इंटू जब आप आर करेंगे एल एन 3.48 इंटू 8.314 इक्वल्स टू डेल्टा एस स्टार। सो यहाँ से आपका जो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है वो कितनी मिल जाएगी आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए एल एन 3.48 आ जाएगा आपके पास 1.24 इंटू 8.314 विच इज़ इक्वल्स टू 10.36 जूल पर केल्विन पर मोल। एंड इसी यूनिट में आपसे आंसर पूछा गया है। ओके, सारी यूनिट्स आपको यही रखनी है। 10.36 जूल पर केल्विन पर मोल इज योर एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस गिवन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। समझ आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। ओके, यही वैल्यू आपको पुट करनी थी। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स for electron transfer reaction with rate constants K1, K2 and K3 are given below. The increasing order of the rate constants is, and you have 4 options. Friends, आपको ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स गिवन है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर इनके रेट कांस्टेंट्स भी गिवन है। आपको ये डायग्राम देखकर फाइंड करना है कि इन तीनों ग्राफ्स के जो रेट कांस्टेंट्स है K1, K2 एंड K3 इनमें क्या रिलेशन होगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस की, सो इन पे अच्छी तरह से वर्क किया था साइंटिस्ट आपके मार्कस। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन की मार्कस थ्योरी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी मार्कस थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो मार्कस थ्योरी से रिलेटेड प्लॉट होता है हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो देखिए, अगर आप बात करें मार्कस थ्योरी में जो प्लॉट ड्रॉ होता है आपका पैराबोलिक प्लॉट। ओके, एंड ये आपके ड्रॉ होता है सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एंड जो आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में।
पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ होता है फ्रेंड्स। देखिए ग्राफ में दो पैराबोला हमको मिलते हैं, एक होता है आपका रिएक्टेंट से रिलेटेड एंड एक होता है आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस तरह से। ओके, ये दो पैराबोला हमको मिले, ये वाला होता है आपके रिएक्टेंट वाला पहला पैराबोला एंड ये होता है आपका प्रोडक्ट वाला जो दूसरा है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दो टर्म्स होती है। एक तो होती है आपकी फ्री एनर्जी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा जी, ये होती है आपकी डेल्टा जी, इसको आप डेल्टा जी नॉट बोल सकते हैं। सो योर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू योर स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी, ओके, या फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड रिएक्शन एनर्जी और फ्री एनर्जी। एन एक टर्म होती है आपकी लैम्डा विच इज योर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो ये दोनों मिनिमा होते हैं इस पैराबोला के, इनमें इनके बीच में डिफरेंस है आपके डेल्टा जी नॉट निकलती है, ओके। एंड ये इतनी जो डिफरेंस होता है आपका, ये डिफरेंस होता है आपका रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के इक्वल लैम्डा। सो ये डिफरेंस तो आपका होता है डेल्टा जी नॉट एंड ये डिफरेंस होता है आपका लैम्डा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो रिलेशन होता है आपका, अगर आप बात करें जो रिलेशंस रेट कांस्टेंट की, सो मार्कस थ्योरी में जो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट आपको ऑब्टेन होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए, कब होता है, जब आपकी जो फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होती है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के, ओके। वापस से मैं आपको बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की जो मार्कस थ्योरी होती है उसमें आपका जो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट होता है वो उस रिएक्शन के लिए या उस ग्राफ के लिए होता है जहाँ पर आपका ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या जो फ्री एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे लिख दीजिए द मैक्सिमम रेट कांस्टेंट occurs when delta G नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये कंडीशन आपको देखनी है, ओके। डेल्टा जी नॉट जब तक लैम्डा के इक्वल रहेगा आपका ये जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा मैक्सिमम। उससे कम होने पर, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लैम्डा से कम होने पर या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लैम्डा से ज़्यादा होने पर, इन दोनों ही केसेस में जो रेट कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ओके। इसमें एक और कंडीशन होती है, अगर आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लैम्डा से कम है तब जो रेट कांस्टेंट होता है आपका वो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा वाले रेट कांस्टेंट से कम होगा। एंड अगर आपके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लैम्डा से ज़्यादा है तो वो उस रेट कांस्टेंट से भी कम होगा जो कि आपका डेल्टा जी नॉट इज लेस देन लैम्डा से है। सो मीन्स देख कर अगर आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पे 3 ग्राफ गिवन है। अगर आप पहला ग्राफ देखें, सो देखिए दोनों में देखिए तीनों ग्राफ में देखिए रिएक्टेंट्स का तो जो पैराबोला वो सेम दे रखा है। जो डिफरेंस है आपका वो किस में आ रहा है, जो प्रोडक्ट है उसके पैराबोला में। देखिए पहले वाले का अगर आप देखें तो इस तरह का कुछ ग्राफ है आपका। फर्स्ट ग्राफ ये हुई आपकी डेल्टा जी एंड ये हुआ आपका लैम्डा। लैम्डा देखिए तीनों में फिक्स है। अगर आप फर्स्ट ग्राफ के लिए देखें तो देखिए यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इज लेस देन है आपका लैम्डा से, ओके। इसी तरह अगर आप सेकंड ग्राफ में देखें तो सेकंड ग्राफ में देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पर देखिए जितना आपका डेल्टा जी नॉट आ रहा है उतना ही आपका क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। सो सेकंड वाले ग्राफ के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा। एंड थर्ड वाले ग्राफ के लिए आपका डेल्टा जी नॉट ज़्यादा है लैम्डा से। सो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट क्या बोला था फ्रेंड्स, कि अगर आपके जो मार्कस थ्योरी होती है उसमें मैक्सिमम रेट कांस्टेंट किस कंडीशन में होता है, व्हेन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो इट मीन जो आपका सेकंड ग्राफ है जो K2 होगा वो क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा होगा सेकंड वाली का रेट कांस्टेंट, ओके।
सेकेंड वाली का रेट कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर डेल्टा जी नॉट इज लेस देन लेमडा है तो वो रेट कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू लेमडा वाली कंडीशन से कम होता है। सो इट मीन्स नेक्स्ट आएगा आपका K1 एंड फिर जब ये हुआ तो फिर आपका क्या बचा K3। सो योर रिलेशन इज K2 इज ग्रेटर देन K1 इज ग्रेटर देन K3 और K3 इज लेस देन K1 इज लेस देन K2, ये एक ही बात है। सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है कॉर्नर में क्वेश्चन, K3 इज लेस देन K1 इज लेस देन K2, वो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ आ गया फ्रेंड्स? ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की मार्कस थ्योरी, बस आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आपको डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू लेमडा वो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट की कंडीशन होती है, उससे पहले उसके बाद रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। बस ये इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आपके ये थे कुछ क्वेश्चन जो गेट 2015 में आपसे पूछे गए थे केमिकल काइनेटिक्स के। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।